हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस। आज की क्लासेस में हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 12 के फिजिकल केमिस्ट्री को। तो क्लास 12 का जो फिजिकल केमिस्ट्री है उसमें हमारा जो सबसे पहला यूनिट है वो है सॉल्यूशन, जिसे हम लोग कहते हैं विलियन। क्या कहते हैं? विलियन। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं हम लोग। चैप्टर का नाम है हमारा विलियन। विलियन को बोला जाता है सॉल्यूशन। तो पहला जो फिजिकल केमिस्ट्री का हम लोगों का चैप्टर होने वाला है वो होने वाला है विलियन। इसमें हम लोग बहुत सारी चीजों को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि विलियन कहते किसे हैं। तो विलियन जो है वो एक प्रकार का समांगी मिश्रण है। विलियन एक प्रकार का कैसा मिश्रण है? समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण हम लोग किसे कहते हैं? जिसमें विलय के कण एक दूसरे के साथ समान रूप से घुल जाएं। वैसे मिश्रण जिसमें विलय के कण एक दूसरे के साथ समान रूप से घुल जाएं उसे हम लोग समांगी मिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण। तो कोई भी जो हमारा विलियन होता है वो दो घटक के मिलने से बनता है। एक होता है हमारा विलय और दूसरा होता है हमारा विलायक। तो बात करें तो विलय और विलायक के समांगी मिश्रण को हम लोग विलियन कहते हैं। क्या कहते हैं? विलियन कहते हैं। सबसे पहले अगर बात करें हम लोग तो कोई भी जो विलियन है वो किससे किससे मिलकर बना होता है? विलय और विलायक से। अब मान लीजिए हमारे पास कोई विलियन है, उसमें दो घटक है ए और बी। तो घटक कणों का आपस में अगर समांगी मिश्रण होगा तो वो विलियन कहलाएगा। अब अगर बात करते हैं हम लोग विलय और विलायक की, तो विलय हम लोग किसे कहते हैं? विलियन में जो घटक कम मात्रा में घुला होता है। विलियन में जो घटक कम मात्रा में घुला होता है उसे हम लोग विलय कहते हैं, और विलियन में जो घटक अधिक मात्रा में घुला होता है उसे विलायक। इसका अर्थ है कि किसी भी विलियन में जो घटक कम मात्रा में घुला होता है उसे हम लोग विलय कहते हैं, और किसी विलियन में जो घटक अधिक मात्रा में घुला होता है उसे हम लोग विलायक कहते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग डेफिनेशन की। तो विलियन किसे कहते हैं? विलय और विलायक के समांगी मिश्रण को विलियन कहा जाता है। चलिए तो बात करते हैं हम लोग, शुरू करते हैं डेफिनेशन को लेते हुए। सबसे पहला हमारा टॉपिक जो बनता है वो बनता है विलियन। तो बात करें विलय एवं विलायक के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। जैसे चीनी तथा पानी का विलियन। अब हम लोग अगर बात करें तो हमारे पास है विलय और विलायक। विलय और विलायक का जो समांगी मिश्रण होता है वो हमारा विलियन कहलाता है। और जैसे कि चीनी और पानी में विलय कौन है? चीनी, क्योंकि चीनी क्या है? कम मात्रा में है। अब पानी के क्या होता है? अधिक मात्रा में, तो वो विलायक होता है। क्या होता है? विलायक। तो बात करते हैं तो नेक्स्ट टॉपिक विलय। विलय किसे कहते हैं? तो विलियन में जो घटक कम मात्रा में उपस्थित होते हैं विलय कहलाते हैं।
तो बात करते हैं अगर हम लोग, तो विलयन में जो घटक हमारा कम मात्रा में उपस्थित होता है उसे हम लोग विलय कहते हैं। जैसे यहाँ पर जो हम लोगों ने विलयन लिया है इसमें कम मात्रा में चीनी रहता है, तो विलय कौन है हमारा? चीनी। जैसे अगर बात करें तो चीनी तथा पानी के विलयन में, चीनी तथा पानी के विलयन में चीनी क्या है? विलय। चीनी विलय। तो बात करें अगर हम लोग, तो सबसे पहला बात हम लोगों का विलयन को लेकर हो गया क्लियर, और विलय को लेकर कि जो मात्रा कम मात्रा में होते हैं उसको विलय कहते हैं। जैसे कि चीनी जो है वो विलय है। अब बात करते हैं विलायक की। किसकी बात करते हैं? विलायक की। विलायक, विलायक किसे कहेंगे? विलयन में जो घटक अधिक मात्रा में उपस्थित होगा उसे हम विलायक कहेंगे। तो विलयन में जो घटक अधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं विलायक कहलाते हैं। विलायक कहलाते हैं। तो बात करें अगर हम लोग, तो चीनी तथा पानी के विलयन में अधिक मात्रा में कौन होता है? पानी। तो पानी हमारा क्या है? विलायक। जैसे चीनी तथा पानी के विलयन में पानी क्या है हमारा? विलायक। तो हम लोगों ने देखा, तो आज के टॉपिक में सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया विलय, विलयन और विलायक। तो अगर हम लोग बात करें, तो अगर हमारे पास कोई बीकर है और इसमें दो घटक है ए और बी, और अगर ए घटक और बी घटक दोनों का आपस में समांगी मिश्रण है तो ये मिश्रण क्या कहलाएगा? विलयन। अब अगर विलयन में एक घटक कम मात्रा में है तो एक घटक हो जाएगा हमारा विलय, और अगर विलयन में बी घटक अधिक मात्रा में है तो बी हो जाएगा विलायक। तो हम लोगों ने देखा कि कैसे विलयन बनते हैं, और विलयन में जो विलय और विलायक होते हैं वो कौन कौन से प्रकार के होते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, इस चैप्टर का, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बात करते हैं, तो सबसे पहले नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधि। और जो भी हम लोग विलयन की सांद्रता को व्यक्त करते हैं उसमें हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत कुछ हमें सीखना होगा। तो सबसे ज्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज होता है वो है आणविक द्रव्यमान। क्या यूज होता है? आणविक द्रव्यमान। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो किसको लेकर है? आणविक द्रव्यमान को लेकर है। बात करते हैं किसी यौगिक का आणविक द्रव्यमान कैसे निकाला जाता है। किसी यौगिक का आणविक द्रव्यमान कैसे निकाला जाता है? तो किसी भी यौगिक में जो परमाणु होते हैं, परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान का योगफल, यानी अगर हम लोग बात करें तो किसी भी यौगिक में जितने परमाणु हैं अगर सभी के परमाणु द्रव्यमान को जोड़ दिया जाए तो हमें प्राप्त हो जाएगा आणविक द्रव्यमान। क्या प्राप्त हो जाएगा? आणविक द्रव्यमान। जैसे अगर हम लोग बात करें O2 का आणविक द्रव्यमान, किसकी बात करें? O2 का आणविक द्रव्यमान। तो जिस भी यौगिक का हमें आणविक द्रव्यमान निकालना है, सबसे पहले देखना है कि उस यौगिक में कौन सा तत्व है। तो यहाँ कौन सा तत्व है? ऑक्सीजन। तो जो ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होगा, जो ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होगा, वो जितनी संख्या में ऑक्सीजन है उससे हम लोग क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। अब ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 16,
और उसको गुना करेंगे हम लोग 2 से, तो जो O2 है, O2 का हमारा आणविक द्रव्यमान क्या निकल जाएगा? 32 ग्राम। क्या निकल जाएगा? 32 ग्राम। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें एक और क्वेश्चन की, जैसे अगर हमारे पास है N2 का आणविक द्रव्यमान, हमें किसका आणविक द्रव्यमान निकालना है? N2 का आणविक द्रव्यमान। तो N2 में कौन है? नाइट्रोजन परमाणु, तो हम लोग लिखेंगे नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान। और नाइट्रोजन की संख्या कितनी है? 2, तो इसको 2 से क्या कर देंगे? गुना। अब नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 14 और उसको गुना करेंगे 2 से, तो कितना ग्राम हो जाएगा? 28 ग्राम। तो हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग आणविक द्रव्यमान को कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें हम लोग, तो थोड़ा सा हम लोग बड़ा यौगिक लेंगे इस बार, जो कि थोड़ा 2-3 तत्वों से मिलकर बना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा CO2 का आणविक द्रव्यमान। CO2 का आणविक द्रव्यमान। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि इस CO2 में कौन कौन सा परमाणु है। एक है कार्बन परमाणु और एक है ऑक्सीजन परमाणु। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग कार्बन का परमाणु द्रव्यमान। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान। अब कार्बन का परमाणु द्रव्यमान लिख दिए। अब कार्बन की संख्या कितनी है? 1, तो इसको 1 से क्या कर देना होगा? गुना। प्लस अब हमारा कौन है? ऑक्सीजन परमाणु, तो हो जाएगा हमारा ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान। अब ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 2, इसको कितना से गुना कर देंगे? 2 से। तो बात करें अगर, तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान होता है 12 को गुना करना है 1 से, प्लस ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 16 को गुना करना है 2 से। तो 12 प्लस 16 दूनी 32, कितना हो जाएगा हमारा? 44 ग्राम। तो हम लोगों ने देखा कि CO2 का आणविक द्रव्यमान कितना आ गया? 44 ग्राम। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं NH3 का आणविक द्रव्यमान। NH3 का आणविक द्रव्यमान। तो हमारे पास यहाँ पर कौन कौन से परमाणु है? एक है नाइट्रोजन परमाणु, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखने वाले हैं? नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान गुने 1, क्योंकि नाइट्रोजन की संख्या कितनी है? 1। अब हम लोग लिखेंगे हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान गुने 3, क्योंकि हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 3। अब हमारा हो गया नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14 गुना 1 प्लस हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 गुना 3, 14 जोड़ 3 कितना हो गया? 17 ग्राम। तो हम लोगों के पास NH3 का आणविक द्रव्यमान कितना आ गया? 17 ग्राम। अब जो है, अब हम लोग फॉर्मूला नहीं लिखने वाले हैं, अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन का आणविक द्रव्यमान निकालने वाले हैं। चलिए बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा C6H6 का आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान। तो अब हमें निकालना है C6H6 का आणविक द्रव्यमान। कार्बन की संख्या कितनी है? 6, तो कार्बन के परमाणु द्रव्यमान से किसको गुना करेंगे? 6 से, प्लस हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 6। अब अगर बात करें कार्बन, तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान होता है 12 गुना 6 प्लस हाइड्रोजन का होता है 1 गुना 6, 12 × 6 72 प्लस 6। C6H6 कितना आ गया उसका आणविक द्रव्यमान? 78 ग्राम। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, C3H6 का आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान। तो C3 कार्बन की संख्या कितनी है? 3, कार्बन को कितना से गुना करेंगे? 3 से। हाइड्रोजन की संख्या 6, हाइड्रोजन कितना से गुना करेंगे? 6। अब कार्बन का परमाणु द्रव्यमान, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 गुना 3 प्लस
हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 गुना 6, 12 दिया 36 प्लस 6 कितना हो गया 42 ग्राम। तो C3H6 का हमारा आणविक द्रव्यमान कितना आ गया 42 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है C6H12O6 का आणविक द्रव्यमान। इस चैप्टर में इसका हम लोग को आणविक द्रव्यमान हमेशा काम आएगा, क्योंकि ये किसका सूत्र है ग्लूकोज का। किसका सूत्र है ग्लूकोज का, और ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान हमें क्वेश्चन में हमेशा देखने को मिलेगा, तो बहुत ही ज्यादा ये क्या है इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं C6H12O6। C6H12O6 इसमें कितने परमाणु हैं 3 परमाणु, कार्बन परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु और ऑक्सीजन परमाणु। सभी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान को अगर जोड़ दें तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा यौगिक का आणविक द्रव्यमान। सभी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान को जोड़ने पर हमें उस यौगिक का आणविक द्रव्यमान प्राप्त होगा। तो बात करते हैं, तो कार्बन की संख्या 6 तो C गुना 6 प्लस हाइड्रोजन की संख्या 12 H गुना 12 और ऑक्सीजन की संख्या 6 यानी O गुना 6। तो कार्बन का होता है 12 गुना 6 प्लस हाइड्रोजन का 1 गुना 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 गुना 6। तो 12 छक 72 प्लस 12 प्लस 16 छक 96। अगर इसको हम लोग ऐड करें 6 और 2 8 और 2 10 का 0 9 1 10 17 18 यानी ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान हमारा क्या हो गया 180 ग्राम। ये किसका फॉर्मूला है ग्लूकोज का। तो कहीं भी अगर हमें क्वेश्चन में ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान का यूज करना पड़ेगा तो ग्लूकोज के आणविक द्रव्यमान को हम लोग कितना लेने वाले हैं 180 ग्राम। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 8 C2H5OH का आणविक द्रव्यमान। तो अगर बात करें तो ये किसका फॉर्मूला है इथाइल अल्कोहल का। कार्बन की संख्या कितनी है 2 तो C गुना 2 प्लस हाइड्रोजन की संख्या यहाँ H5 है और यहाँ एक H है। हाइड्रोजन की संख्या 6 है तो H गुना 6 प्लस ऑक्सीजन की संख्या 1 O गुना 1। तो बात करते हैं कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 गुने 2 प्लस हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 गुना 6 प्लस ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 गुना 1। तो 12 दूनी 24 प्लस 6 प्लस 16 24 और 36 40 और 46। तो हमारा जो इथाइल अल्कोहल का आणविक द्रव्यमान आया वो कितना आया 46 ग्राम। कितना आया 46 ग्राम। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9 एसिटिक एसिड। किसकी बात करेंगे एसिटिक एसिड यानी कि CH3COOH का आणविक द्रव्यमान। न्यूमेरिकल्स में हमें इसका भी यूज करना पड़ता है आणविक द्रव्यमान। तो अगर बात करें तो एसिटिक एसिड में अगर हम लोग बात करें तो कार्बन की संख्या कितनी है 2 तो कार्बन को कितना से गुना करना होगा 2 से। हाइड्रोजन को काउंट करते हैं 3 और 1 4 हाइड्रोजन कितना है 4 प्लस ऑक्सीजन कितना है 2 तो O into 2। अब बात करते हैं कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 गुने 2 प्लस हाइड्रोजन का 1 गुना 4 प्लस ऑक्सीजन का 16 गुना 2 32 12 दूनी 24 प्लस 4 प्लस 32। तो 4 4 8 और 2 10 का 0 3 2 5 और 1 6। तो हमारा आंसर कितना हो गया 60 ग्राम। कितना हो गया 60 ग्राम। लास्ट में हम लोग निकालने वाले हैं H2 का आणविक द्रव्यमान जो कि बहुत ही ज्यादा इजी है। H2 का आणविक द्रव्यमान। तो बात करते हैं इसमें क्या है हाइड्रोजन को कितना से गुना करना होगा 2 से क्योंकि 2 है। तो हाइड्रोजन का होता है 1 गुना 2 यानी कि H2 का
आणविक द्रव्यमान कितना आ गया 2 ग्राम। तो आज के सेशन में हम लोगों ने सीखा आणविक द्रव्यमान को कैसे निकाला जाता है, और इसका हम लोग यूज कहाँ करने वाले हैं, जब हम लोग न्यूमेरिकल्स को करेंगे। जब हम लोग न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उस समय हमें आणविक द्रव्यमान का यूज करना है। तो चलिए नेक्स्ट सेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं, जो हमारा अगला टॉपिक है वो है विलयन की सांद्रता को, विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधि, व्यक्त करने की विधि। यानी ऐसी कौन कौन सी विधि है जिससे हम लोग विलयन की सांद्रता को व्यक्त कर सकते हैं। यानी आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो है विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की जितनी भी विधि है उन सभी विधियों का प्रयोग करके हम लोग क्या निकालेंगे, विलयन की सांद्रता। अगर एक बार रिवाइज करा दे तो विलयन क्या है, विलयन दो घटकों का समांगी मिश्रण है। कौन कौन से घटक का, विलय और विलायक का। विलय और विलायक का जो समांगी मिश्रण होता है वो विलयन कहलाता है। अब अगर हम बात करें तो विलय किसको कहते हैं, विलयन में जो घटक कम मात्रा में होता है। विलायक किसको बोलते हैं, विलयन में जो घटक अधिक मात्रा में होता है। तो अगर हम लोग विलयन की सांद्रता को व्यक्त करेंगे तो बहुत सारी विधि है जिससे हम लोग विलयन की सांद्रता को व्यक्त कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग सभी के बारे में देखते हैं। पहला जो प्रोसेस है वो है फॉर्मूलता। हम लोग विलयन की सांद्रता को फॉर्मूलता के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। दूसरी विधि है हमारी नर्मलता, नर्मलता। तीसरा है हमारा मोलरता, मोलरता। चौथी विधि है मोललता। नेक्स्ट है हमारा मोल प्रभाज, मोल प्रभाज। 6 है हमारा आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत। नेक्स्ट द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत। मोल प्रभाज, मोल प्रभाज। और एक और है हमारा ppm, पार्ट्स पर मिलियन। तो अगर हम लोग बात करें तो विलयन की सांद्रता को हम लोग बहुत सारी विधियों द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। कौन कौन? फॉर्मलता, नर्मलता, मोलरता, मोलरता, मोल प्रभाज, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान प्रभाज। अब हमारा यहाँ पर एक ज्यादा हो गया, मोल प्रभाज हम लोगों ने 2 बार लिख दिया। यहाँ पर क्या होगा, ppm, ppm, पार्ट्स पर मिलियन। तो इन सभी विधियों को जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो आने वाले सेक्शन के अंदर डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। धन्यवाद।